इस असाधारण खबर को सुनकर आपके अंदर देशभक्ति का ज्वार उमड़ पड़ेगा और हमारे प्रतिद्वंद्वियों की रातों की नींद उड़ जाएगी। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि भारत का वह कौन सा संकीर्ण हिस्सा है जिसके अलग हो जाने पर हमारे 25 करोड़ से अधिक नागरिक और हमारा पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के बाकी हिस्सों से कट सकता है? जी हां, हम चर्चा कर रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। यह मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा पतला गलियारा है, जिसे दशकों से भारत की सबसे बड़ी कमजोरी और नाजुक कड़ी माना जाता रहा है। चीन और पाकिस्तान हमेशा इसी अवसर की तलाश में रहते थे कि कब इस मार्ग को अवरुद्ध करके भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए। परंतु मेरे प्रिय दोस्तों, अब वह समय बीत चुका है। जो परिवर्तन आया है उसने इतिहास की धारा को ही बदल दिया है। रातों रात ऐसा क्या घटित हुआ कि बांग्लादेश से लेकर चीन तक खलबली मच गई है? क्या यह सच है कि भारतीय सेना ने बिना एक भी गोली चलाए 1000 किलोमीटर लंबी एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है जिसे भेद पाना अब असंभव है? दुनिया की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियां जैसे अमेरिका की CIA और चीन की AMIS क्यों सोती रह गईं? आखिर भारत ने अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक दुर्बलता को अपनी सबसे बड़ी सामरिक शक्ति में कैसे रूपांतरित कर दिया? यह कोई साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं थी। यह एक ऐसा शतरंज का खेल था जिसने दुश्मनों के सभी मोहरों को एक ही चाल में पस्त कर दिया। लेकिन इस महत्वपूर्ण और युगांतरकारी समाचार पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक अत्यंत आवश्यक बात साझा करना चाहता हूं। एक ऐसी बात जो शायद आपकी देशभक्ति और भारत के प्रति प्रेम पर एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। आप और हम अक्सर इंटरनेट पर गीतों के वीडियो, अनावश्यक मनोरंजन, हास्य शो और आपत्तिजनक सामग्री को लाखों करोड़ों की संख्या में देखते, पसंद करते और साझा करते हैं। इसके विपरीत जब हम दिन रात अथक परिश्रम करके देश से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं और भारत के गौरव को आप तक पहुंचाते हैं, तो आप न तो वीडियो को लाइक करते हैं, न शेयर और न ही इसे पूरा देखते हैं। आज मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करता हूं। मेरी गुजारिश है कि यदि आपके हृदय में भी हमारी तरह इस भारत देश के लिए जरा सा भी प्रेम है, तो इस वीडियो पर कम से कम 10,000 लाइक अवश्य करें और हमारी सुरक्षा में दिन रात सीमा पर तैनात भारतीय सेना के सम्मान में टिप्पणी अनुभाग को अधिक से अधिक जय हिंद वंदे मातरम से भर दें। और हाँ, पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब हम वापस उस चमत्कारिक घटनाक्रम की ओर मुड़ते हैं जिसने दक्षिण एशिया के पूरे मानचित्र को बदलकर रख दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस भूभाग को जानना होगा जिसे चिकन नेक कहते हैं। अपनी कल्पना में भारत का नक्शा लाइए। पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में वह हरे रंग का पतला गलियारा देखिए। यही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब देखिए, इसके एक ओर उत्तर में नेपाल स्थित है, दूसरी ओर दक्षिण पूर्व में बांग्लादेश है और ठीक इसके ऊपरी सिरे पर भूटान के करीब हमारा सबसे बड़ा शत्रु चीन बैठा है। कल्पना कीजिए, 3 देशों के बीच फंसी यह भूमि की संकीर्ण पट्टी, जिसकी चौड़ाई कुछ स्थानों पर मात्र 22 किलोमीटर है। जी हां, केवल 22 किलोमीटर। एक बड़े शहर में आप एक छोर से दूसरे छोर तक इससे अधिक दूरी तय कर लेते हैं। यह 22 किलोमीटर का मार्ग ही हमारे पश्चिम बंगाल को हमारे 7 पूर्वोत्तर राज्यों, हमारी 7 सिस्टर्स यानी असम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा से जोड़ता है। यह वह क्षेत्र है जहां हमारे 25 करोड़ से अधिक देशवासी रहते हैं। यह वह भूभाग है जो प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। असम की चाय के बागानों से लेकर अरुणाचल के विशाल पर्वतों तक यह भारत का वह अविभाज्य अंग है जिसके बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दशकों से हर रक्षा विशेषज्ञ और सेना प्रमुख के माथे पर इसी 22 किलोमीटर की चिंता रही है। यह भय आज का नहीं है। यह 1962 के युद्ध से उत्पन्न हुआ है, जब चीनी सेना ने अचानक हमला किया और अरुणाचल के रास्ते लगभग तेजपुर तक पहुंच गई थी। उस समय यह गलियारा कटने की कगार पर पहुंच गया था। उस दिन दिल्ली में सत्ता में बैठे लोगों को अपनी बड़ी रणनीतिक गलती का भान हुआ था। सोचिए, यह ऐसा ही है जैसे आपके पास एक विशाल महल हो, लेकिन उस तक पहुंचने का केवल एक संकरा द्वार हो। शत्रु को बस इतना करना है कि उस द्वार को जाम कर दे और महल के भीतर बैठे आप बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग हो जाएंगे। न राशन आएगा, न पानी, न सहायता। हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी ठीक वैसा ही था। यह हमारी कमजोर नस थी जिसे दबाकर चीन हमें कभी भी घुटनों पर ला सकता था। हमारी सेना के हर प्रशिक्षण, मैनुअल और हर युद्ध अभ्यास का पहला पाठ यही होता था।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा कैसे करें। दुश्मन की तोपें इतनी निकट थीं कि उनके गोले इस पार से उस पार जा सकते थे। यदि चीन ने मात्र 100 किलोमीटर का फासला भी तय कर लिया होता तो वह इस गलियारे को पूर्णतः विच्छेदित कर सकता था। यदि ऐसा हो जाता तो हमारे 25 करोड़ भाई बहन मुख्य भारत से कट जाते। उन तक आवश्यक वस्तुएं, दवाइयां, ईंधन और यहां तक कि सैन्य सहायता पहुंचाना भी असंभव हो जाता। देश पलक झपकते ही दो हिस्सों में बढ़ जाता। यह एक ऐसा भयानक सपना था जिसे चीन हर कीमत पर पूरा करना चाहता था। यह केवल जमीन का एक टुकड़ा मात्र नहीं था दोस्तों, यह हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ने का हमारा एकमात्र जमीनी प्रवेश द्वार था। इस एक दुर्बलता के कारण हम अपने ही पूर्वोत्तर में खुले दिल से विकास नहीं कर पा रहे थे। हर परियोजना शुरू करने से पहले यह सोचना पड़ता था कि यदि कल को युद्ध छिड़ गया तो इन सब का क्या होगा। यह एक मानसिक दबाव था जिसने 70 वर्षों से भारत को जकड़ रखा था। और दोस्तों, इस डरावने सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए चीन ने सिर्फ अपनी सेना पर ही निर्भरता नहीं रखी। चीन का स्वभाव है कि वह सीधे संघर्ष से बचता है। वह अपने पड़ोसियों को उकसाता है, उन्हें कर्ज के जाल में फंसाता है और फिर उनकी भूमि का उपयोग अपने रणनीतिक हितों के लिए करता है। चीन ने इस खेल के लिए उस देश को अपना मोहरा बनाया जिसे भारत ने अपने खून से आजाद कराया था। हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। वही बांग्लादेश जिसकी स्वतंत्रता के लिए 1971 में हमारे हजारों जवानों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। वही बांग्लादेश जिसे भारत ने सदैव अपने छोटे भाई जैसा सम्मान दिया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चीन ने बांग्लादेश में अरबों खरबों डॉलर का निवेश किया। क्यों? क्या चीन को बांग्लादेश की जनता से कोई विशेष लगाव था? नहीं, चीन का उद्देश्य भारत को चारों ओर से घेरना था। यह चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला नीति का भाग था, जिसके तहत वह भारत के चारों ओर बंदरगाहों और सैन्य अड्डों का एक जाल बिछा रहा था। चीन ने बांग्लादेश को पनडुब्बियां दी। सोचिए, बांग्लादेश को मिंग क्लास की पुरानी पनडुब्बियों की क्या आवश्यकता थी? उनका शत्रु कौन है? वे पनडुब्बियां केवल इसलिए दी गईं ताकि चीन का एक जासूस बंगाल की खाड़ी में बैठकर भारत के हर जहाज पर नजर रख सके। चीन ने उन्हें लड़ाकू विमान बेचे, सस्ते कर्ज पर हथियार दिए और चटगांव तथा पायरा जैसे उनके बंदरगाहों को विकसित करने के बहाने वहां अपने ठिकाने स्थापित कर लिए। बांग्लादेश की सरकार भी सस्ते कर्ज और मुफ्त के हथियारों के लोभ में यह समझे बिना कि यह एक आरण जाल है, चीन की गोद में जा बैठी। उन्हें लगा कि चीन की मित्रता के बल पर वे भारत को आंखें दिखा सकते हैं। वे भूल गए कि यदि भारत न होता तो उनका अस्तित्व ही न होता। बांग्लादेश के मार्ग से चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना, जिसे अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है, भारत के ठीक बगल से गुजरने लगी। यह भारत के लिए एक प्रत्यक्ष खतरा था। चीनी कंपनियां बांग्लादेश में ऐसी सड़कें और पुल बना रही थीं जो सीधे सीधे भारत के चिकन नेक के करीब तक जाती थीं। यह खतरा सबसे अधिक तब महसूस हुआ जब 2017 में डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं 73 दिनों तक आमने सामने डटी रहीं। वह पठार, वह ट्राई जंक्शन, भूटान का वह क्षेत्र, चीन वहां सड़क क्यों बना रहा था? वह इसलिए बना रहा था ताकि उस ऊंचाई से वह सीधा हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर, हमारे चिकन नेक पर तोपों से हमला कर सके। वह एक ही झटके में उस 22 किलोमीटर के गलियारे को काटने की पूरी तैयारी कर चुका था। उस दिन दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों को, हमारी सरकार को, हमारी सेना को यह बात स्पष्ट हो गई कि यदि आज हमने इस कमजोरी का स्थायी समाधान नहीं किया तो कल बहुत देर हो जाएगी। उस दिन यह संकल्प लिया गया कि इस 22 किलोमीटर की निर्भरता को अब जड़ से समाप्त करना होगा। इसे अब दुर्बलता नहीं बल्कि शक्ति बनाना होगा। लेकिन प्रश्न यह था कि कैसे? क्या भारत बांग्लादेश पर आक्रमण कर देता? नहीं, भारत ऐसा देश नहीं है। क्या भारत चीन से सीधी जंग छेड़ देता? शायद अभी सही समय नहीं था। तब भारत ने जो योजना बनाई दोस्तों, उसे शायद इतिहास में किसी नाम से न जाना जाए, क्योंकि यह ऑन इंप्रेशन साइलेंस था। यह योजना तोप, टैंक और मिसाइलों पर आधारित नहीं थी। यह योजना बुद्धि, कूटनीति, इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र और सबसे बढ़कर धैर्य पर आधारित थी। भारत ने यह भली भांति समझ लिया था कि इस 22 किलोमीटर के मार्ग पर आश्रित रहना सबसे बड़ी नासमझी है। इसलिए पहला कदम था वैकल्पिक मार्ग, बाईपास बनाना। जी हां दोस्तों, जैसे हृदय की धमनियों में अवरोध होने पर चिकित्सक एक बाईपास बना देता है,
वैसे ही भारत ने अपने पूर्वोत्तर के लिए एक वैकल्पिक रास्ता बनाने का निर्णय लिया। भारत ने तय किया कि हम बांग्लादेश के दया पर नहीं जिएंगे। यदि बांग्लादेश को चीन का हाथ का खिलौना ही बनना है तो बने, हम अपना मार्ग स्वयं बना लेंगे। और तब भारत ने अपना ध्यान म्यांमार की ओर मोड़ा और वहां कलादान मल्टी मॉडल परियोजना की शुरुआत हुई। यह नाम याद रखिएगा दोस्तों, यह केवल एक परियोजना नहीं, यह चीन और बांग्लादेश के मुंह पर पहला कूटनीतिक तमाचा था। यह परियोजना क्या है? भारत ने तय किया कि हम कोलकाता और हल्दिया के बंदरगाहों से समुद्री मार्ग द्वारा म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक जाएंगे। भारत ने उस सितवे बंदरगाह को स्वयं विकसित किया, वहां अरबों रुपए का निवेश किया। फिर उस बंदरगाह से कलादान नदी के रास्ते म्यांमार के आंतरिक भाग तक और फिर वहां से सड़क मार्ग द्वारा सीधा भारत के मिजोरम राज्य में। यह 1000 किलोमीटर से भी अधिक लंबा एक पूरा नया वैकल्पिक मार्ग था। इसका सीधा अर्थ था कि यदि कल को शत्रु चिकन नेक को बंद करने की कोशिश भी करे तो भी हमारा पूरा पूर्वोत्तर समुद्री रास्ते से म्यांमार होते हुए भारत से जुड़ा रहेगा। राशन, तेल, दवाइयां और यहां तक कि सेना, सब कुछ इस नए मार्ग से पहुंचाया जा सकता था। यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसकी किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। बांग्लादेश, जो अब तक यह सोचकर इतरा रहा था कि भारत की मजबूरी है, उसे पूर्वोत्तर जाने के लिए उसकी भूमि चाहिए ही होगी, और जो ब्लैकमेल करने की सोच रहा था, भारत ने उसका वह पत्ता ही छीन लिया। भारत ने कहा, ठीक है, तुम्हें अपनी जमीन नहीं देनी, तुम्हें चीन के साथ जाना है तो तुम जाओ, हम तुम्हें दरकिनार कर देंगे। अब बांग्लादेश की उस भूमि की वह रणनीतिक महत्ता ही नहीं रही जिसके बल पर वह घमंड कर रहा था। यह था पहला चरण, जिसने शत्रु की आधी शक्ति को वहीं समाप्त कर दिया। यह सत्य है कि इस परियोजना में कुछ विलंब हुआ, म्यांमार के उस क्षेत्र में उग्रवाद और कभी-कभी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण। लेकिन दोस्तों, हाल की खबरों के अनुसार भारत सरकार ने इस परियोजना को फिर से तेजी प्रदान कर दी है। सितवे बंदरगाह अब पूरी तरह कार्यशील है और सड़क मार्ग पर भी काम तीव्रता से पूरा किया जा रहा है। यह भारत के धैर्य और पक्के इरादे का प्रतीक है। परंतु दोस्तों, यह तो केवल आरंभ था, यह तो प्लान बी था। भारत केवल वैकल्पिक मार्ग बनाकर संतुष्ट होने वाला नहीं था। भारत ने निर्णय लिया कि वह प्लान ए को, यानी उस 22 किलोमीटर के गलियारे को ही इतना विस्तृत, इतना दृढ़ और इतना अभेद्य बना देगा कि शत्रु उसे देखने से भी डरे। और यहीं से वह मौन ऑपरेशन, वह अदृश्य किला बनाने का काम शुरू हुआ, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। जिसे आप और हम सड़क निर्माण या विकास समझ रहे थे, दोस्तों, वह वास्तव में भारत का सबसे बड़ा और सबसे खामोश सैन्य अभियान था। भारत ने पूर्वोत्तर में, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के उस क्षेत्र में सड़कों, पुलों और सुरंगों का एक ऐसा जाल बिछाना शुरू कर दिया जैसा इस देश ने पहले कभी नहीं देखा था। ये सड़कें सामान्य सड़कें नहीं थीं दोस्तों, ये हर मौसम के लिए उपयुक्त सड़कें थीं। इसका अर्थ है कि इन पर किसी भी मौसम में, चाहे बर्फबारी हो या भारी वर्षा, यातायात नहीं रुकेगा। ये सड़कें इतनी चौड़ी और मजबूत बनाई गईं कि इन पर हमारे सबसे भारी टैंक जैसे T-90 भीष्म, तोपें जैसे बोफोर्स और धनुष और मिसाइल लॉन्चर चंद घंटों में चीन की सीमा तक पहुंच सकते हैं। जो रास्ता तय करने में हमारी सेना को पहले 2-2 दिन लग जाते थे, जहां जवानों को पीठ पर सामान लाद कर कच्ची पगडंडियों पर चढ़ना पड़ता था, अब वह रास्ता केवल 2 से 3 घंटे का रह गया है। सरकार ने अरुणाचल में सैला सुरंग जैसी सुरंगों का निर्माण किया। कल्पना कीजिए, 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों को चीरकर बनाई गई यह सुरंग दुनिया की सबसे ऊंची सुरंगों में से एक है। पहले तवांग जाने का मार्ग बर्फबारी के कारण 6 महीने तक बंद रहता था और हमारी सेना कट जाती थी। लेकिन अब इस सुरंग के माध्यम से 12 महीने, 24 घंटे हमारे जवान और हमारा साजो सामान तवांग तक पहुंच सकता है, जो चीन की आंख में आंख डालकर बात करने के लिए सबसे अहम स्थान है। इतना ही नहीं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो इस क्षेत्र की जीवन रेखा भी है और बाढ़ के समय मुसीबत भी, उस पर बोगीबील और भूपेन हजारिका जैसे विशाल पुलों का निर्माण किया गया। विशेष रूप से बोगीबील पुल, यह केवल एक पुल नहीं है, यह इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसके निचले भाग में 2 रेलवे लाइनें हैं और ऊपर 3 लेन की सड़क, और यह पुल इतना दृढ़ बनाया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर
इस पर हमारे लड़ाकू विमान जैसे सुखोई 30 MKI भी उतर और उड़ान भर सकते हैं। सोचिए, ये केवल पुल नहीं थे, ये आसमान में बने रनवे थे जो युद्ध के समय हमारे वायुसेना बेस का काम कर सकते थे। और दोस्तों, यह सब तो वह था जो दुनिया को दिखाई दे रहा था, जिसका उद्घाटन हो रहा था। लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा था वह इससे भी अधिक खतरनाक और निर्णायक था। यह वही ग्रे जोन ऑपरेशन था, वह साइलेंट शील्ड, मूक कवच, जिसका उल्लेख हमने शुरू में किया था। अब इसे समझिए। भारत और बांग्लादेश की सीमा, विशेष रूप से उस चिकन नेक के पास का क्षेत्र, बहुत जटिल और छिद्रपूर्ण है। यहाँ नदियां हैं, घने जंगल हैं और दलदली जमीन है। इस कारण से कई किलोमीटर तक का भूभाग ऐसा था जहां दशकों से एक तरह का नो मैन्स लैंड जैसा माहौल था। न उधर की सेना आसानी से आ पाती थी, न इधर की। यह वह ग्रे जोन था जिसका लाभ तस्कर, घुसपैठिए और शत्रु देश के जासूस उठाते थे। चीन की नजर इसी ग्रे जोन पर थी। उसे लगता था कि युद्ध के समय वह इसी खाली जमीन का उपयोग करके अपनी स्पेशल फोर्सेस को भारत में घुसा देगा और तबाही मचा देगा। भारत ने इसी ग्रे जोन का लाभ उठाने का निश्चय किया, लेकिन अपने देश की सुरक्षा के लिए। यह कोई लाखों सैनिकों का हमला नहीं था, जैसा कि कुछ सनसनीखेज खबरों में बताया जाता है। यह था धीरे धीरे, इंच दर इंच आगे बढ़ना। भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF और सेना की इंजीनियरिंग कोर ने रातों के अंधेरे में विकास कार्यों और बाड़ लगाने के बहाने धीरे धीरे अपनी चौकियों और ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स को उन क्षेत्रों में स्थापित करना शुरू कर दिया जो सामरिक दृष्टि से सबसे अहम थे। यह सब इतनी शांति से और इतने संतुलित तरीके से हुआ कि जब तक बांग्लादेशी गार्ड्स या उनके चीनी आकाओं को यह समझ आता कि क्या हो रहा है, तब तक भारत की एक नई मजबूत रक्षा पंक्ति तैयार हो चुकी थी। दोस्तों, मैं यह फिर से स्पष्ट कर दूं, यह जमीन पर कब्जा करना नहीं था। यह अपनी ही जमीन पर, जो दशकों से खाली पड़ी थी, उस पर अपने नियंत्रण को मजबूत करना था। मान लीजिए, पहले हमारी चौकी नदी के इस पार थी और दुश्मन उस पार के टीले से हम पर नजर रखता था। अब हमारी चौकी उस टीले पर है जहां से हम दुश्मन की हर हरकत पर 10 किलोमीटर दूर तक नजर रख रहे हैं। और यह सब करते हुए भारत ने एक भी अंतर्राष्ट्रीय कानून या समझौते का उल्लंघन नहीं किया। यह सब सीमा प्रबंधन, बॉर्डर मैनेजमेंट और अवैध घुसपैठ को रोकने के नाम पर किया गया। और दोस्तों, जब बांग्लादेश ने इस पर मामूली आपत्ति जतानी चाहिए, तो भारत ने घुसपैठ, तस्करी और आतंकवाद के वे आंकड़े उसके मुंह पर मार दिए कि ढाका की बोलती बंद हो गई। भारत ने साफ कहा, हम अपनी सीमा को सुरक्षित कर रहे हैं ताकि आपके यहां से आने वाले अवैध लोग, रोहिंग्या और आतंकी हमारे देश में न घुस सकें। क्या आपको इससे कोई ऐतराज है? अब इस पर कोई क्या बोलता? यह एक ऐसी चेक थी जिसका बांग्लादेश या चीन के पास कोई जवाब नहीं था। चीन यह सब देखकर हैरान था। उसे लगा था कि भारत का ध्यान तो लद्दाख और अक्साई चिन्ह पर केंद्रित है। भारत ने जानबूझकर पश्चिमी सीमा पर, यानी लद्दाख में, तनाव को इतना उच्च प्रोफाइल बनाए रखा ताकि दुनिया की और मीडिया की नजरें वहीं उलझी रहें, और इस शोरगुल के बीच असली खेल चुपचाप पूर्वी सीमा पर पूरा हो गया। यह आधुनिक युग की वह चाणक्य नीति थी जिसने बिना लड़े ही युद्ध जीत लिया था। दुश्मन को वहां उलझाए रखो जहां वह उलझना चाहता है, और असली वार वहां करो जहां उसने सोचा भी न हो। और दोस्तों, जब जमीन और समुद्र का रास्ता सुरक्षित हो गया, तो भारत ने तीसरा मोर्चा, आसमान का मोर्चा खोला। यह उस अदृश्य किले का तीसरा और सबसे घातक हिस्सा था। भारत ने पूरे पूर्वोत्तर में, विशेष रूप से चीन सीमा के पास, हर 100 से 150 किलोमीटर पर एक एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड ALG, यानी एक छोटी हवाई पट्टी को अपग्रेड कर दिया। पासीघाट, मेचुका, जीरो, ट्यूटिंग, वॉलोंग, ये वे नाम हैं जो पहले अंग्रेजों के जमाने के छोटे छोटे एयरफील्ड हुआ करते थे। भारत सरकार ने युद्ध स्तर पर काम करके इन सभी हवाई पट्टियों को पक्का कर दिया, लंबा कर दिया, और वहां रात में उतरने की सुविधाएं लगा दी। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि अब हमारे लड़ाकू विमान जैसे राफेल और सुखोई, और हमारे सबसे बड़े परिवहन विमान जैसे C-17 ग्लोब मास्टर और C-830J सुपर हरक्यूलिस, जो पहले दिल्ली, अंबाला या बरेली से उड़ते थे और जिन्हें सीमा तक पहुंचने में समय लगता था,
वो अब चीन की सीमा के ठीक बगल से महज 5 से 10 मिनट की दूरी से उड़ान भर सकते हैं। यदि चीन ने जरा भी हरकत करने की सोची तो भारत का जवाब मिनटों में पहुंचेगा, घंटों या दिनों में नहीं। यह जो पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया दोस्तों, यानी म्यांमार का समुद्री रास्ता, पहला, जमीन पर नई चौड़ी सड़कें, पुल, सुरंगें, दूसरा, ग्रे जोन में नई चौकियां, तीसरा, और आसमान में हवाई पट्टियों का जाल, चौथा, इसी ने मिलकर उस 1000 किलोमीटर लंबे अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण किया है। यह 1000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं। यह 1000 किलोमीटर लंबा वह वैकल्पिक और सुरक्षित नेटवर्क है जिसने 22 किलोमीटर की उस कमजोरी को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब का बांग्लादेश पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव बहुत गहरा हुआ है दोस्तों। बांग्लादेश, जो चीन से सस्ता कर्ज लेकर और मुफ्त की पनडुब्बियां पाकर इतरा रहा था, उसे अब समझ आ गया है कि भारत ने उसे अप्रासंगिक, इरेलेवेंट बना दिया है। यह कूटनीति का सबसे बड़ा सबक होता है, किसी को हराना नहीं, उसे अप्रासंगिक बना देना। भारत को अब पूर्वोत्तर जाने के लिए बांग्लादेश की दया की जरूरत नहीं है, और यही बात बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और उसकी राजनीति को सीधी चोट पहुंचा रही है। आपको याद होगा, हाल ही में बांग्लादेश में कैसी राजनीतिक अस्थिरता आई थी। वहां की पिछली सरकार, जो चीन की तरफ ज्यादा झुक रही थी, उसे जाना पड़ा, और जो नई अंतरिम सरकार आई, वह आते ही भारत के साथ संबंध सुधारने की बात क्यों करने लगी? क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि वहां की मुद्रा टिका लगातार गिर रही है, महंगाई आसमान छू रही है। क्यों? क्योंकि विदेशी निवेशक, जो चीन के बल पर वहां पैसा लगा रहे थे, वे अब देख रहे हैं कि इस क्षेत्र का असली बॉस, असली स्थिर शक्ति भारत है। यदि भारत अप्रसन्न है तो यहां व्यापार करना आसान नहीं होगा। जो बांग्लादेश पहले भारतीय सामानों पर रोक लगाता था, कस्टम में जानबूझकर देरी करता था, वही बांग्लादेश अब भारत से व्यापार बढ़ाने की गुहार लगा रहा है। भारत ने बिना एक शब्द कहे, बिना कोई धमकी दिए, केवल अपने कार्यों से बांग्लादेश को उसकी वास्तविक जगह दिखा दी है। भारत ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया है, दोस्ती करोगे तो साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर हमारे दुश्मनों के हाथ का खिलौना बनोगे तो हम तुम्हें दरकिनार कर देंगे और तुम अलग थलग पड़ जाओगे। और चीन पर क्या प्रभाव पड़ा? चीन का वह सपना, वह चिकन नेक को काटकर भारत को 2 टुकड़ों में बांटने का सपना, वह सपना अब हमेशा के लिए टूट चुका है। अब भारत का पूर्वोत्तर लैंडलॉक्ड, भू-आबद्ध नहीं रहा। वह म्यांमार के रास्ते सीलिंग्ड, समुद्र से जुड़ा हो गया है। अब 22 किलोमीटर का वह गलियारा भारत की कमजोरी नहीं, बल्कि शत्रु के लिए एक किल जोन, एक मौत का फंदा बन गया है। अब अगर शत्रु की सेना ने उस 22 किलोमीटर के गलियारे में प्रवेश करने की जुर्रत की, तो वह एक ऐसी चक्की में फंसेगा जहां 3 तरफ से, यानी जमीन से, आसमान से और सुरंगों से निकलकर भारतीय सेना उस पर ऐसा प्रहार करेगी कि उसे भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। वह एक कीमा बनकर रह जाएगा। दोस्तों, यह जो कुछ भी हुआ, यह केवल एक सैन्य या रणनीतिक जीत नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विजय है। यह उस नए भारत की जीत है जो अब प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि कार्य करता है, जो अब समस्याओं के उत्तर नहीं ढूंढता, बल्कि ऐसा प्रश्न खड़ा कर देता है कि दुश्मन उत्तर ढूंढता रह जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां, जो भारत के हर उपग्रह प्रक्षेपण पर नजर रखती हैं, उन्हें इस जमीनी खेल की, इस इंजीनियरिंग वॉरफेयर की भनक तक नहीं लगी। जब तक अमेरिकी थिंक टैंक इस पर केस स्टडी लिखना शुरू करते, तब तक भारत अपना काम पूरा कर चुका था। यह साइलेंट विक्ट्री, यह अदृश्य विजय ही नए भारत की पहचान है। यह उस भारत की पहचान है जो बोलता कम है और करता ज्यादा है, जिसने अपनी सबसे बड़ी भौगोलिक दुर्बलता को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक शक्ति में बदल दिया है। यह जो चिकन नेक पहले हमारी गर्दन पर लटकी तलवार थी, अब वहीं चिकन नेक दुश्मनों के गले की फांस बन गया है। अब कोई भी देश, चाहे वह चीन हो या उसका कोई मोहरा, भारत के उत्तर पूर्व की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। आज हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा है। हमारे जवानों, हमारे इंजीनियरों और हमारे गुमनाम रणनीतिकारों ने वह कर दिखाया है जो दशकों तक असंभव लगता था। यह केवल जमीन का एक टुकड़ा सुरक्षित करना नहीं है,
यह 25 करोड़ भारतीयों के भविष्य को सुरक्षित करना है। यह भारत की एकता और अखंडता पर लगी वह अमिट मुहर है, जिसे अब कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों, भारत की इस महान रणनीतिक विजय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि भारत ने चीन और बांग्लादेश को एक ही चाल में मात देकर सही किया? क्या आप भी इस नए भारत की मौन शक्ति को सलाम करते हैं? आपकी जो भी राय हो, नीचे टिप्पणी बॉक्स में खुलकर लिखिए। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सदस्यता नहीं दी है, तो मुझे यकीन है कि इस खबर को सुनने के बाद आप और देर नहीं करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को हर भारतीय के साथ साझा करें, ताकि देश का हर नागरिक इस गौरव को महसूस कर सके। और टिप्पणी में जय हिंद का नारा रुकना नहीं चाहिए।